hope all of you will be fine. This is me, Mohammad Waleed Anjan. Student, the topic of today's discussion is beats. Beats क्या होते हैं? हम कहते हैं the periodic alteration between maximum and minimum loudness are called beats. स्टूडेंट, ये लाइन शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और दोबारा से हम इसका मतलब समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ में जो एक रिदम है वो कंटिन्यूअस है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं बोलते बोलते किसी टाइम किसी लम्हा पर अपनी आवाज़ की जो लाउडनेस है उसको बढ़ा दूँ और किसी लम्हा उसको कम कर दूँ, तो आप बड़ी आसानी से फ़र्क कर सकते हैं कि मेरे इस तमाम लेक्चर में मैंने किस जगह पर आवाज़ को अपनी को बुलंद किया था जिसमें मेरी लाउडनेस ज़्यादा हुई थी और किस जगह पर वो आवाज़ कम हुई थी। और अगर ये ऑल्ट्रेशन जो है लाउडनेस में जो मैक्सिमम और मिनिमम होती हैं, अगर ये पीरियोडिक हो जाए तो हम कहते हैं कि वो बीट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, आप लोगों ने ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा। ट्यूनिंग फोर्क जो है वो एक प्योर नोट हमें प्रोवाइड करता है। जब कभी भी आप उसको किसी रबर पैड के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो वो ऑसिलेट करता है और उसकी ऑसिलेशन की वजह से आपको एक साउंड सुनाई देता है। अगर उस साउंड को आप सुनने के लिए उसको किसी उन वाइब्रेशंस को किसी मीडियम में से पास करवाते हैं तो वो और ज्यादा क्लियर आपको होती जाती हैं। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप उसको थोड़ा सा कान के ऐसे दूर भी रखेंगे तो उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो आपको सुनाई देंगी। तो हम कहते हैं कि जो ट्यूनिंग फोर्क्स होते हैं वो प्योर नोट हमें प्रोवाइड करते हैं। प्योर नोट, हमारी बुक में वर्ड लिखा हुआ प्योर नोट से मुराद है सिंगल फ्रीक्वेंसी। उसकी एक टाइम पर एक ही फ्रीक्वेंसी होती है और वो थ्रू आउट सेम ही रहती है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है, जो हमारी बुक में भी एग्जांपल ली गई है, उस 32 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि एक सेकंड में उसके 32 साइकिल्स होंगे। अगर हम इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाएंगे तो वो हमेशा एक सेकंड में 32 साइकिल्स को एग्जीक्यूट करेगा। लाइकवाइज अगर हम एक और ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं और उसे हम नाम दे देते हैं ट्यूनिंग फोर्क बी, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर हम ये कहें कि वो 32 हर्ट्ज ही है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी चूंकि सेम है, अगर आप इन दोनों को अलग अलग से वाइब्रेट करवाएंगे, ऑसिलेट करवाएंगे, तो इनको हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों की आवाज में कोई फर्क भी महसूस नहीं होगा अगर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली इकट्ठे साउंड करवाएं। क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लिहाजा इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लाइक जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं अब तक जितनी भी बातें आपके साथ कर चुका हूँ, इस तमाम डिस्कशन में मेरा जो लेवल ऑफ द लाउडनेस है वो सेम रहा है। और इस लेवल में आप कभी भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सर किस टाइम पर आपने अपनी आवाज को लाउड किया था और किस लम्हा आपने अपनी आवाज को लाउड नहीं किया था। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर दो ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसीज सेम है तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और अगर हमने उनकी डिफ्रेंशिएशन देखनी है तो हम ट्यूनिंग फोर्क दोनों में से किसी एक की फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली डिक्रीज कर देते हैं। वो कैसे की जाती है? फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से मुराद हमारे पास ये है कि हम किसी भी एक ट्यूनिंग फोर्क से ट्यूनिंग फोर्क बी, उसकी एक प्रॉन्ग पर हम क्या करते हैं, हम उसकी एक प्रॉन्ग पर कोई एक मटेरियल है जिसे नाम दिया गया वैक्स या प्लास्टिसिन लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि उसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाएंगी। 32 से हम कहते हैं वो 30 हो गई। तो अब चूंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट है, एक की 32 हर्ट्ज है, एक की 30 हर्ट्ज है, तो जो 32 हर्ट्ज वाला है उसके एक सेकंड में 32 साइकिल्स होंगे और जो 30 हर्ट्ज वाला है उसके एक सेकंड में 30 साइकिल्स होंगे। अगर उन दोनों ट्यूनिंग फोर्स को आप साइमल्टेनियसली
इकट्ठे साउंड करवाएं तो उन दोनों की जो आवाज है उनमें बड़ी आसानी से आपको फर्क पता चल सकता है, क्योंकि नाउ इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये दो वेव फॉर्म्स बनाई गई हैं। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ट्यूनिंग ए की फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी थी 32 हर्ट्ज, उसकी वेव फॉर्म है, और ये ट्यूनिंग फोर्क बी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 30 हर्ट्ज, ये उसकी वेव फॉर्म है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट इन दोनों की जो वेव फॉर्म्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज है और इसकी 30 हर्ट्ज है। तो हम यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क भी बना लेते हैं छोटा सा, ताकि हमें आइडिया हो सके कि बेसिकली आप लोगों ने ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा, इसकी दो ऐसे प्रॉन्ग्स होती हैं, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से हम कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क होता है। अगर हम इसकी प्रॉन्ग पर कोई एक मटेरियल है जिसे वैक्स का नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ ट्यूनिंग फोर्क्स इज सेम। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, there will be no differentiation between their sound and waveforms। उन दोनों की वेवफॉर्म्स में और उन दोनों के साउंड में कोई डिफरेंस नहीं होगा और हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और अब मैं इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी is lowered by applying wax या प्लास्टिसिन से। now there is small difference between them। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा कि स्टार्ट में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी 32, तो उन दोनों के जो साउंड थे उनमें कोई डिफरेंस हमें सुनाई नहीं दिया। अब हमने बी की फ्रीक्वेंसी को कम कैसे किया है, उसके ऊपर वैक्स या प्लास्टिसिन लगा के, और इस केस में हम देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों वेव फॉर्म्स की जब सुपर पोजिशन होगी या एक दूसरे पर सुपर इम्पोज जब हम कहते हैं करेंगी, तो कोई ऐसा टाइम होगा, से आपकी बुक में उसने लिखा होगा एट एनी इंस्टेंट एक्स, एट एनी इंस्टेंट एक्स, एक्स कोई भी एक इंस्टेंट है, जहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क की, ये सपोज वो एक्स इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे दोनों ट्यूनिंग फोर्क की जो वेव फॉर्म्स हैं वो सेम पोजीशंस पे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये इसका क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट है। तो इस केस में स्टूडेंट इस पॉइंट पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से इन दोनों की सुपरपोजिशन का रिजल्ट होगा। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि बाद में आप लोगों को समझने में आसानी मिल सके। स्टूडेंट आप यहां से बड़ी आसानी के साथ ये बात देख सकते हैं कि यहां पर जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिहाज से दोनों पॉइंट्स सेम पोजीशन पर होंगे, पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो सेम है। तो हम यहां से कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे मैक्सिमम हमें जो साउंड होगा वो सुनाई देगा,
जिसको हम कह सकते हैं कि ये लाउड साउंड है, और ये जो लाउड साउंड है जो हमें यहाँ पर सुनाई देगा, इसके बाद यही कम होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कोई एक ऐसा टाइम होगा जहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसीज की, अगर वेवफॉर्म्स को देखें तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कि अगर एक का क्रस्ट है और दूसरी का ट्रफ है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पर हमें फेंट साउंड, फेंट साउंड, फेंट साउंड या नो साउंड, फेंट से क्या मुराद है कि कोई मध्यम आवाज हमें सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, हम इस बात को कहते हैं कि ये वो पॉइंट होगा जब दोनों की जो वेव फॉर्म्स को अगर हम देखें तो एक दूसरे की इक्वल और ऑपोजिट है, तो हम कहते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है। और अगेन हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्टेंट होगा, इसको उसने कहा है बुक पर वाई, ये एक्स है और ये इज जी। जी कहता है एक अगेन एक ऐसा इंस्टेंट होगा जहां पर दोनों की वेव फॉर्म्स अगेन सेम होंगी, और वहां पर अगेन आपको एक लाउड साउंड सुनाई देगा। तो स्टूडेंट ये लाउड और ये लाउड जो पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान हम वो कहते हैं, जो हमारे पास फासला है या जो हमारा टाइम है, वो हमारी बुक पर लिखा भी हुआ है कि 1/2 सेकेंड्स, के ये हाफ सेकंड के बाद हमें दोबारा एक लाउड साउंड सुनाई देगा। और इस लाउड और इस नो साउंड के दरमियान अगर देखें तो बुक पर वो भी बना हुआ है कि ये होगा 1/4 सेकंड, और ये अगेन क्या होगा, यहां से अगर हम देखें तो ये भी 1/4 ही होगा। तो हम यहां से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीरियोडिक ऑल्ट्रेशंस होती हैं, ऑल्ट्रेशन किस किस की, मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस, इसको हम क्या नाम देते हैं, बीट्स का नाम देते हैं। यहां पर हमने इन तमाम पॉइंट्स को जो है एट इंस्टेंट एक्स कहा है, एट इंस्टेंट एक्स हम यहां पर लिख भी लेंगे, बोथ वेवफॉर्म्स आर अलाइक, अलाइक से मुराद के एक जैसी होंगी, और हम ये कहते हैं मैक्सिमम या लाउड साउंड इज हर्ड। और फिर उसके बाद एट इंस्टेंट वाई, वो हम वहां पे लिख भी चुके हैं, मैं यहां पे बता भी देता हूं, एट एनी इंस्टेंट वाई हमारे पास क्या होगा, फेंट साउंड या नो साउंड इज हर्ड। और x के बाद y के बाद लास्ट पॉइंट हमारा एट एनी इंस्टेंट z, हमारे पास अगेन एक लाउड साउंड अपीयर होगा, या हम उसे कह सकते हैं इज हर्ड। तो ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हमने क्या देखा कि हमारे पास जब दो ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट थी, तो वो इजीली डिफरेंशिएबल भी थी, उन दोनों के साउंड की इजीली हम डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, और हम ये भी देख सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी हमें दफा लाउड साउंड सुनाई देगा, और हम यहां पर अगर देखें तो हमें लाउड साउंड सुनाई दे रहा है कितनी दफा, 2 दफा, और उसके दरमियान में नो साउंड या फेड साउंड होता है, यानी कि ये ऑल्ट्रेशन होगी, लाउड उसके बाद कम लाउड या नो साउंड और अगेन लाउड, तो ये ऑल्ट्रेशन है। तो इसको हम कहते हैं कितने बीट सुनाई दिए हमें, कितनी दफा, ये 2 दफा लाउड सुनाई दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस था वो भी क्या था, 2। कितना डिफरेंस है, 32 - 30, हमें पता है 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है। तो यहां से हम ये रिजल्ट लगाते हैं कि जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूब ट्यूनिंग फोर्स। नंबर ऑफ बीट्स are equal to
डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्स। इस केस में हमने ये लिखा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ बीट्स। इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स है, नंबर ऑफ बीट्स को रिप्रेजेंट कर। दोनों की फ्रीक्वेंसी में जितना डिफरेंस होगा उतने हम कहते हैं नोट, या उतने हमें बीट सुनाई देंगे। इसे बीट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। स्टूडेंट मैक्सिमम जो बीट फ्रीक्वेंसी है जो कि डिफरेंशिएबल इजीली है वो 10 तक है। 10 से ज्यादा अगर दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा तो वो उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, या हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, हमारे लिए वो आसान काम नहीं होगा। तो ये बात हमारी बुक में भी लिखी हुई है, और यहाँ पर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को लोअर करने के लिए, कम करने के लिए किसी एक प्रोंग पर प्लास्टिसिन लगानी है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या है, जैसे मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ इस बात को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए। अगर हमने कभी एक ढोल को देखा है, तो ढोल के दोनों जो हम कहते हैं एंड्स हैं, अगर एक एंड पर हम कोई भी एक कहते हैं कि हिट करते हैं उसे, या उसके ऊपर कोई स्टिक जो है वो उसके ऊपर लगाते हैं या उसको जरब लगाते हैं, तो वो बीट करता है। लाइकवाइज अगर दूसरी साइड पर लगाएं तो भी अब बीट करे। अगर दोनों हम जो फोर्सेस लगाएं दोनों साइड पर वो सेम हो, तो उन दोनों साउंड्स में हमें कोई डिफरेंस सुनाई नहीं देगा। और अगर हम एक पर और दूसरी पर दोनों साइड पर लगाने वाली जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट लगाएं, तो बड़ी आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कभी हमें आवाज कैसी सुनाई दी, कभी हमें आवाज कैसी सुनाई दी। ये हमारे पास जो सिनेरियो होता है, ये जो डिफरेंशिएशन होती है, ये बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज होती है। जितनी दो साउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, उतना हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, बीट्स पैदा होते हैं। ये बीट्स जो हैं, इनके यूजेस हम कहां कहां पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिखता है ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज पियानो या वायलिन। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा पॉइंट हम इसके लिख सकते हैं, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए भी हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने। फिर हमारे पास इसका एक और यूज भी है जो हमारे पास हम यहां पर लिख लेते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि हम टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक, के डिफरेंट तरह के म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसकी मदद से, बीट्स की मदद से। तो स्टूडेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो ट्यून करने का यहाँ पर पॉइंट मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक अगर हम किसी एक वायलिन की बात करें या एक पियानो की बात करें, तो वायलिन की अगर हम एक स्ट्रिंग को देखें, क्योंकि वो हमें आसानी से समझ आ जाएगी बात, गिटार या वायलिन या अगर हम कहते हैं पियानो, तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है उसकी एक लेंथ है, और उस लेंथ की वजह से जब हम कभी भी उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ऑसिलेट करती है या वाइब्रेट करती है। और मेन पोजीशन के अप एंड डाउन जो उसकी जो ऑसिलेशन है या टू एंड फ्रू ऑसिलेशन है या जो मोशन है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट, उसको ट्यून करने का क्या तरीकाकार, उसको ट्यून करने का तरीकाकार ये है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी का हमें पहले से पता होता है उसके साथ ट्यून करते कैसे हैं, उन दोनों को इकट्ठे साउंड किया जाता है। अगर तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से, इन दोनों की वजह से पैदा होने वाली आवाज जिसको हम नंबर ऑफ बीट्स कहते हैं, वो आसानी से हमें पता लग सकते हैं कि कितने।
और हमने इन दोनों को सेट करते जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड का तो हमें पता है, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है इस लिहाज से ताकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो स्टैंडर्ड के बराबर हो जाए, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। यानी कि हम इसको तब तक सेट करते हैं जब तक हमें कोई बीट सुनाई नहीं देगा। तो इस लम्हा पर जब हम कहते हैं कि कोई बीट हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका बुनियादी तौर पर यह मतलब है कि उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैच कर चुकी हैं या सेम हो चुकी हैं, तो लिहाजा अब हमारा वो इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो चुका है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो होगा बड़ी इजीली अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा इन तमाम पॉइंट्स को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्कशन डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से हम कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट भी अभी लिखते हैं। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है, अ ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्यूनिंग फोर्क बी, कि एक ट्यूनिंग फोर्क ए जो है वो बी के लिहाज से कितने बीट्स प्रोड्यूस करता है, 4। कहता है इट इज फाउंड दैट बाय लोडिंग बी विद सम वैक्स और प्लास्टिसिन द नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस टू 6। पहले वो 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा था ए ट्यूनिंग फोर्क किसके मुकाबले में, बी के मुकाबले में, और अगर बी को हम लोड कर दें किसी प्लास्टिसिन से या वैक्स से तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाते हैं और कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 320 हर्ट्ज, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज हो तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क बी आफ्टर लोडिंग। तो इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमें जो डाटा दिया गया है वो ये है कि ए की फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज थी और नंबर ऑफ बीट्स जो अप्लाई करने से पहले, किसको अप्लाई करने से पहले, प्लास्टिसिन को, कितने थे, 4 थे। ठीक है जी। और अगर हम उस बी को लोड कर देते हैं किसी प्लास्टिसिन थे तो वही बीट्स की तादाद 4 से बढ़कर क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। यहां पर मैंने लिख भी दिया कि वो इंक्रीज हो जाती है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी मालूम करनी है आफ्टर द लोडिंग। तो हम इस कैलकुलेशन के लिए देखते हैं, हमने अभी ऊपर से ये बात पढ़ी है कि दोनों ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ बीट्स के इक्वल होता है। वो नंबर ऑफ बीट्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज में हम कंसीडर करते हैं। यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम अगर ये देखें कि हमें जो गिवन डाटा था उसके मुताबिक जो 320 हर्ट्ज ए की फ्रीक्वेंसी थी, बी की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है और इन दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स जो कि n थे, जो कि कितने थे, 4। स्टूडेंट इस सिचुएशन में हम देखें तो हम इस बेसिकली कंडीशन के लिहाज से इसको ऐसे लिखेंगे 320 माइनस एफ बी इक्वल्स टू प्लस 4। एक दफा हम इसे ऐसे लिख लेंगे और दूसरी हम दफा हम इसे लिखेंगे 320 माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू माइनस 4। इस कंडीशन के मुताबिक हम अगर 320 इस प्लस 4 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस बी इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 320 माइनस 4 इक्वल्स टू 316 हर्ट्ज आ जाएगा। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ट्यूनिंग फोर्क बी की होगी। एक कंडीशन ये है। दूसरे के लिहाज से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 320, ये माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस एफ बी इधर जाके प्लस एफ बी हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 324 हर्ट्ज इक्वल्स टू एफ बी। ले स्टूडेंट, हमें ये बात पता चल चुकी है कि जो ट्यूनिंग फोर्क बी है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 316 होगी या 324 होगी। यानी कि अगर हम इस सिचुएशन को देखें जो हमने यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर देखें ए की फ्रीक्वेंसी तो हमें बताई गई थी 320, बी की फ्रीक्वेंसी 316 या 324, दोनों हो सकती है। इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये हमने चेक करनी है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है और अगर हम इसको 320, क्योंकि ये तो उसने बताई है ये तो वही रहेगी, और इसको अगर हम देखें कि ये 324 है तो ये किसके इक्वल आएगा, -4 के इक्वल आएगा। अब आपके सामने है कि अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि बी की फ्रीक्वेंसी 316 है तो 320 में से 316 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा और 320 में से 324 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा, लेकिन ये -4 है। देखिए दोनों सिचुएशन में हमारे पास बीट्स 4 ही आ रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि बी को हमने लोड करना है किसके साथ,
बाय वैक्स के साथ। अब मैं यहां पर लिख भी देता हूं बाय लोडिंग बी विद प्लास्टिसीन या वैक्स। तो हम जब उसको बी को लोड करेंगे, स्टूडेंट मैं अभी बता कर आया हूं कि जब आप किसी बी ट्यूनिंग फोर्क को प्लास्टिसीन के साथ लोड करते हैं तो जो हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखें स्टूडेंट, हम जब बी को, ए तो वही रहेगा, ए दोनों साइड्स पर वही है, मैंने वही लिख दिया, बी की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। ये बात तो हमें समझ आ गई। कितनी रिड्यूस होगी? 2। क्यों? क्योंकि यहां पर देखें जब बी को लोड किया गया था तो बीट्स कितने बड़े थे? 4 से 6 हुए थे। तो कितने का इजाफा हुआ था? 2 का। नंबर ऑफ बीट्स में 2 का इजाफा हुआ है, नंबर ऑफ बीट्स में 2 का इजाफा हुआ है, यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 और बढ़ चुका है। और वो 2 कैसे बढ़ेगा कि वो वैल्यू 316 से कम होकर 314 होगी। और यहां अगर हम ये देखें कि वही 324 से कम होगी 2, तो कितनी आ जाएगी? 322। तो स्टूडेंट मुझे आप बताएं कि न्यू बीट्स कितने हैं? 6। और यहां पर देखें क्या न्यू बीट्स 6 आते हैं? यहां पर तो हमारे पास रिजल्ट -2 हो जाता है। ये मुझे बताएं कि बी, उसने जो खुद हमें कहा था कि नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। क्या यहां पर नंबर ऑफ बीट्स 6 हुए हैं या यहां पर नंबर ऑफ बीट्स 6 हुए हैं? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि जो बी की सही फ्रीक्वेंसी होगी बिफोर लोडिंग 316 होगी और आफ्टर लोडिंग कितनी होगी? 314 होगी। अब सवाल में ये दोनों बातें पूछ सकता है कि आपने बी की फ्रीक्वेंसी बतानी है बिफोर लोडिंग या आफ्टर लोडिंग। तो बिफोर लोडिंग के लिए आप कहेंगे कि सही आंसर 316 है और आफ्टर लोडिंग के लिए सही आंसर 314 है। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 से -2 हो गई है, -4, बल्कि हम ये कहते हैं बढ़ने की बजाय नंबर ऑफ बीट्स कम हो गए। तो ये वाला जो हमारा आंसर है ये स्टूडेंट फिर राइट आंसर नहीं होगा, ये हमारी रॉन्ग चॉइस होगी। आफ्टर लोडिंग ये हमारा आंसर गलत होगा और सही आंसर फिर ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को बड़ी अच्छी तरीके से सीख लिया होगा और साथ में हमने ये एग्जांपल भी कर ली है। बिल्कुल इसी से रेलिवेंट हमारी एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, वो आप लोग स्टूडेंट खुद कीजिएगा। और इसके साथ हमारे पास एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा है कि उसमें वो खुद पूछता है कि हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारा यहाँ पर पॉइंट था जिसको हमने यूजेस में लिखा था कि बीट्स किस तरह से यूजफुल होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए, तो वो प्रोसेस मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। तो वो आप दोबारा से इसी वीडियो में अगर उसको सुनना चाहेंगे तो वो सुन सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।